नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ है? तो भैया डॉक्टर्स का ये बोलना है कि जितना भी एयर पॉल्यूशन अभी है इंडिया के अंदर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, हम लोग अक्सर अगर पॉल्यूशन को कंपैरेटिव टर्म्स में देखते हैं, पहले के टाइम पीरियड से उसको मेजर करते हैं तो हमको थोड़ा कम दिखता है, बट एक्चुअली में वो कम नहीं है। थोड़ा अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन भी आपको बहुत अफेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन में अगर कोई भी इंसान इस समय पे सांस ले रहा है तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि वो 20 से 25 सिगरेटें दिन में फूकता हो, इतना पॉल्यूशन है। तो इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। फिर ईपीएफओ पेंशन स्कीम को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। मथुरा वृंदावन को एक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी का खिताब देने के लिए यूजीसी ने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को रिलैक्स किया, जिसके बारे में बात करेंगे। चाइना कैसे अपने बेदू सैटेलाइट ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में ये जो सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही है, इसके बारे में एक आर्टिकल एडिटोरियल में इसको देखेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 शर्म अल शेख में क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या एनआरआईज को पोस्टल बैलेट के थ्रू ओवरऑल वोटिंग का सुविधा दी जा सकती है, इसको देखेंगे। हेजी सिग्नल्स एक और पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसे देखेंगे। तो कुल मिला के 4 एडिटोरियल्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सब कुछ देखूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाती है। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, बर्न योर बोट्स ब्रिजेस। मतलब बेसिकली आप किसी प्रेजेंट सिचुएशन को इस हद तक बिगाड़ दो कि आप उसको संभाल ना पाओ बाद में। जैसे आपने कोई नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ते वक्त अपने बॉस को कतई गंदा गरिया दिया, तो आप वापस वहां लौट के नहीं आ सकते। जैसे एक मूवी आई थी ना रणबीर कपूर की, तमाशा, जिसमें रणबीर कपूर बिल्कुल ही अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बॉस को घरी आके निकल जाता है। मतलब ही हैज बर्न्ड हिज बोट्स, अब वापस आना वहां पे मुश्किल है। मतलब ओवरऑल आप किसी एक सिचुएशन को इतना बिगाड़ दो कि वापस उस सिचुएशन में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतना एक दूसरे से लड़ लिए, बर्बाद हो लिए कि वापस पैचअप कर पाना मुश्किल है। चलिए, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया बर्न योर बोट्स ब्रिजेस का। जीएस पेपर 2 जुडिशरी एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में पहली न्यूज, ऑल एम्प्लॉयज कैन ऑप्ट फॉर ईपीएफओ पेंशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट। तो क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 को मान्य माना है। एक्चुअली में हुआ यह था कि ईपीएफओ ने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट स्कीम को कंटेस्ट किया गया, और अगर आप देखो तो केरला हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने ओवरऑल इन 2014 के अमेंडमेंट्स को गलत माना। तो ईपीएफओ ने ओवरऑल केरला, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इन अमेंडमेंट्स को परयूज किया। अब किस में अमेंडमेंट थे, समझिए दोस्तों। एक स्कीम है जिसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। इस पर्टिकुलर स्कीम को समय समय पे बदला जाता रहा है, समय समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का बेनिफिट अवेल कर रहे हो, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा ईपीएस स्कीम, इसको शॉर्ट में ईपीएस स्कीम ही बोला जाता है। अब ईपीएस स्कीम के अंदर जो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी थी वो थी 6,500 रुपए। अब आप बोलोगे सर पेंशनेबल सैलरी क्या होती है? तो देखिए, जब आप स्कीम से विड्रॉ करने वाले होते हैं, तो जब आप स्कीम से विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ करते वक्त से पहले की जो 12 महीने की आपकी तनख्वाह है, उसका जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आएगा पेंशनेबल सैलरी। तो मतलब जब ओवरऑल, तो भाई जब आपने ईपीएस स्कीम से विड्रॉ किया उससे पहले की 12 महीने की एवरेज तनख्वाह हो जाएगी आपकी पेंशनेबल सैलरी। अब इस पेंशनेबल सैलरी का क्राइटेरिया 12 महीने करने के बजाय 60 महीने कर दिया गया इस 2014 के अमेंडमेंट के थ्रू। एक तो इस बात को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 12 महीने का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, यही क्राइटेरिया रहेगा पेंशनेबल सैलरी को कैलकुलेट करने का। अच्छा, ओवरऑल ये जो पेंशनेबल सैलरी अगर आपकी मैक्सिमम 6,500 रुपए तक की है, तो ओवरऑल आप इस ईपीएस का फायदा ले सकते थे। अब बाद में समय समय पे चेंजेस किए गए हैं। अब ईपीएस आज की डेट में जो लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं वो ईपीएस नहीं यूज करते। 1995 से पहले कहीं इस ईपीएस को इस्तेमाल किया जाता था। अब ओवरऑल आप समझो, 6,500 रुपए से बढ़ा के मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी का क्राइटेरिया रख दिया गया है यहाँ पे 15,000 रुपए। मतलब 15,000 रुपए तक की अगर आपकी पेंशनेबल सैलरी है, तो उस कंटेक्स्ट में
इस ईपीएस स्कीम के पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपनी 15,000 रुपए से ज़्यादा की सैलरी पे 1.16% का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन और देना पड़ेगा। ऐसा इन 2014 के अमेंडमेंट्स में कहा गया था। मतलब पहले जो ब्रैकेट था आपकी सैलरी का, उस पे जो आप अपनी सैलरी का प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहे थे पेंशन के लिए, वो तो देना ही है। अगर 15,000 रुपए से ज्यादा की आपकी सैलरी है तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट पे 1.16% अपनी सैलरी का और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर ईपीएस का बेनिफिट चाहिए। एक चीज। दूसरी बात, पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए 12 महीने की तनख्वाह ना देख के 60 महीने की तनख्वाह देखी जाएगी। अब देखिए सरकार यहां पे कितनी चालाक है। ऑब्वियस सी बात है, आप ईपीएस स्कीम जब छोड़ रहे होगे उसके पहले के जो 12 महीने होंगे उनका जो एवरेज निकलेगा और उसके पहले के जो 60 महीने होंगे उनका जो एवरेज निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है 60 महीने वालों का एवरेज कम होगा क्योंकि इसमें पहले की कम वाली तनख्वाह भी इंक्लूडेड होंगी और 12 महीने वाले में एवरेज थोड़ा ज्यादा आएगा। तो एवरेज ज्यादा आएगा तो उस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा एम्प्लॉय का, तो पेंशन भी ज्यादा आएगी। तो इसलिए सरकार ने 60 महीने कर दिया उसको। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला 60 महीने नहीं होगा, पेंशनेबल सैलरी 12 महीने ही रहेगी। प्लस ये जो 15,000 की लिमिट आपने की है, हम लिमिट मानते हैं, लेकिन इसके लिए 1.16% जो एक्स्ट्रा यहाँ पे एम्प्लॉय को देना पड़ रहा है वो मानने यहाँ पे नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन लेना है तो आप एम्प्लॉयर से जो नौकरी दे रहा है उससे कंट्रीब्यूशन लो, यहाँ पे एम्प्लॉय की जेब से पैसा ना निकालो। समझ के बात को? ये कुछ चीजें यहाँ पे की गई। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो अमेंडमेंट्स हुए थे ईपीएफओ के पेंशन प्लान में, ये 2014 में हुए थे और इसके बाद से लेके अब तक काफी क्रिटिसाइज किया गया इन अमेंडमेंट्स को। कई बार यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखो तो केस वगैरह भी फाइल किए गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले भी इन अमेंडमेंट्स को खारिज किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को खारिज नहीं किया, अमेंडमेंट को सही माना गया है, कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को खारिज किया गया। अच्छा, ईपीएफओ के अंदर एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स की एक लिस्ट है 1300 कंपनी और एंटिटी की। तो ये ईपीएस स्कीम उन 1300 कंपनीज और एंटिटीज के एम्प्लॉयज को मिलती है। तो ये जो पूरे के पूरे चेंजेस किए गए हैं ये उनके ऊपर लागू होंगे। ठीक है भाई। इसके लिए अगर आप देखो तो आरसी गुप्ता केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को यहां पे रेफर किया गया। इसमें साफ साफ बोला गया कि जब भी कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जैसी स्कीम होती है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बेनिफिशियल स्कीम होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कट ऑफ रखना सही नहीं है। समझ गए? तो मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखो कि जब ये 2014 में अमेंडमेंट लाया गया था ना, तो बोला गया कि भाई इन पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स का बेनिफिट केवल उन लोगों को मिलेगा जो 1 सितंबर 2014 को ईपीएस के मेंबर थे। तो ये कट ऑफ डेट सही नहीं है। आप 1 सितंबर 2014 को ऐसी कोई स्कीम लेके आने वाले हो, ये आपने पुराने मेंबर्स को बताया नहीं, तो उन्होंने अपने समय पे ईपीएस स्कीम छोड़ दी। अगर आपने बताया होता तो वो ईपीएस स्कीम को जारी रखते। तो इस कंटेक्स्ट में जिन्होंने पहले भी ईपीएस स्कीम छोड़ रखी है उनको भी पिछले 12 महीनों की पेंशनेबल सैलरी के हिसाब से जो भी नए अमेंडमेंट्स हैं लागू किए जाएंगे और एक्स्ट्रा 1.16% उनको अपनी जेब से नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ, जो लोग इस अमेंडमेंट से पहले रिटायर हो चुके हैं उनको यहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा। जो सर्विस में है लेकिन ईपीएस स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 सितंबर 2014 से पहले खत्म हो चुका है, वो ओवरऑल स्कीम का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं 1 सितंबर 2014 से पहले, उनको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है भी नहीं। क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड स्कीम्स चलाता है। इसमें से एक स्कीम थी ईपीएस स्कीम। उस ईसीएस स्कीम की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिनमें 2014 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। उन अमेंडमेंट्स के हिसाब से पेंशनेबल सैलरी की परिभाषा को बदला गया। उस परिभाषा को बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। फिर सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशंस मांगे एम्प्लॉयज से, उन एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेने को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला लेना है तो एम्प्लॉयर से लो, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग रिटायर नहीं हुए, सर्विस में हैं, अभी भी उस ईपीएस स्कीम में, मतलब भले ही उन्होंने इस ईपीएस स्कीम की ईएमआई भरनी बंद कर दी हो, लेकिन नौकरी में है तो उनको ओवरऑल यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। 1 सितंबर 2000 कट ऑफ होने की वजह से उनसे बेनिफिट छीना नहीं जाएगा। ठीक है, काम के बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। स्कीम को तोड़ फोड़ के समझने में गए तो बहुत समय लग जाएगा और उतना कुछ अचीव भी नहीं होगा, क्योंकि उतना डिटेल में जानना जरूरी भी नहीं है।
ओके, हाँ, अब आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एनपीएस जैसे किसी संस्थान में काम कर रहे हो और तब इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां आपसे ये निटी ग्रिटीज पूछी जा सकती हैं, बट एज अ जर्नलिस्ट इतना जानने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2-3, एयर पॉल्यूशन हेल्थ इश्यूज। नो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन इज सेफ। देखिए क्या है भाई कि आज के डेट में एयर पॉल्यूशन बड़े खतरनाक लेवल पे। अगर कोई बच्चा इंडो गैंगेटिक प्लेन में जन्म लेता है तो आप ये समझ लो कि वो दिन से 20 की 25 सिगरेट फूक रहा है, इतनी ज्यादा हवा गंदी है। पीक पॉल्यूशन लेवल के समय पे अपने घर के अंदर रहें। लोग सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, ना सुबह सुबह सैर करने जाएं ना ही शाम को सैर करने जाएं, क्योंकि सुबह शाम पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। दोपहर में कंपेरेटिवली पॉल्यूशन कम रहता है बट ज्यादा है। जो वल्नरेबल बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमन, ओल्डर लोग, छोटे बच्चे, वो बाहर नहीं निकले। आप सोचो कितनी अजीब बात है, सुबह सुबह बाहर नहीं निकलना। बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही ना भाई, जो बूढ़े लोग हैं वो सैर पे तो जाएंगे ही ना। प्रेग्नेंट वुमन को तो ये बोला जाता है कि आप थोड़ा बहुत टहलिए, सिर्फ घर पे बैठे नहीं रहना है। तो पॉल्यूशन के चलते लोगों का घर के बाहर ही निकलना मुश्किल है, इस हद तक गंदगी हवा में इस समय पे आ रखी है। अगर आप देखो तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनके आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स ने कंफर्म किया है कि पॉल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट्स 3 गुना बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी लेवल्स फ्राइडे को सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, और जो कि डेली लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं। एक एनालिसिस यहाँ पे कंडक्ट की गई नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ट्रैकर के द्वारा, जिसने ये बताया कि इस साल का अक्टूबर का महीना जब खत्म हुआ तो जो एवरेज PM 2.5 लेवल्स थे वो अक्टूबर 2022 के कंपैरिजन में दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना चारों जगह पे ज्यादा थे। मतलब अक्टूबर 2021 के कंपैरिजन में अक्टूबर 2022 में पॉल्यूशन PM 2.5 का दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना सब में ज्यादा था। ये तब है जब मॉनसून विड्रॉल डिलेड है, मतलब मॉनसून के डिलेड विड्रॉल के बावजूद भी पॉल्यूशन ज्यादा है। आप बोलोगे सर मॉनसून का पॉल्यूशन से क्या लेना है? बिल्कुल लेना है दोस्तों। जब मॉनसून आता है तो पानी बरसता है, बारिश होती है, आपको पता है। और जब बारिश होती है तो जब बारिश गिरती है तो बारिश एयर के अंदर जितना भी पॉल्यूशन है ना, उसको अपने अंदर समेट के जमीन पे गिरा देता है। अगर आप देखो तो कोस्टल इलाकों में कम पॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, मुंबई जैसे शहरों में कंपैरेटिवली कम पॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, और खासकर मानसून के समय में, क्योंकि मानसून के समय पे तगड़ा पानी बरसता है। और जब पानी बरसता है तो एयर में जो सस्पेंडेड पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो उस पानी के साथ नीचे जमीन पे गिर जाते हैं, तो पॉल्यूशन लेवल कम हो जाते हैं। समझ गया बात को? तो अगर मॉनसून डिलेड है मतलब अभी भी कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, तो अगर वो बारिश हो रही है तो वो बारिश पॉल्यूशन को बहुत हद तक हवा से नीचे गिरा देगी। ये लॉजिक होता है। तो भले ही मॉनसून डिलेड था, उसके बावजूद अक्टूबर 2022 में PM 2.5 के लेवल अक्टूबर 2021 से ज्यादा देखेगा। ओके, भले ही इस बार की दिवाली क्लीन रही हो, दिवाली में एमिशंस और पटाखे वगैरह कम फोड़े गए हो, उसके बाद भी पॉल्यूशन हमें बढ़ा हुआ देखने को मिला। ठीक है ना? अब चूंकि बारिश हो रही थी तो हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई तो स्टबल बर्निंग आगे पोस्टपोन हो गई। तो मतलब आगे आने वाले, मतलब इस नवंबर के महीने पे भी हमें थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। केवल एक शहर था कलकत्ता जहां पे PM 2.5 के लेवल अक्टूबर 2021 से कम देखने को मिले। ठीक है ना भाई? अब ये जो पर्टिकुलर ट्रैकर है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, ये दीपावली से 7 दिन पहले और दीपावली से 7 दिन बाद के डाटा को एनालाइज करता है, और ये एनालिसिस 2017 से लेके अब तक हो रही है। तो भले ही इस साल की दिवाली पिछले साल से ज्यादा क्लीन हो, उसके बावजूद भी दिवाली के बाद के दिनों में PM 2.5 के लेवल्स ओवरशूट होते नजर आए। दिल्ली की बात करो तो पिछले 8 सालों में दिल्ली का तो भैया एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हुई है। इनफैक्ट इस एयर पॉल्यूशन के चलते दिल्ली में जो पल रहे बच्चे हैं उनकी सेहत पे इम्पैक्ट आता है, उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, लोगों के अंदर मल्टी एलिमेंट जैसे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होता है, वगैरह वगैरह। WHO के हिसाब से इन पॉल्यूटेंट्स को ब्रीथ करने की वजह से इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यूनोसप्रेशन, मल्टीजेनेसिटी इन सेल्स, ये हर प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है आपके लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में और दूसरे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में। एयर पॉल्यूशन की वजह से आपके शरीर का हर ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है। ठीक है? ये जो एयर पॉल्यूशन है, खासकर PM 2.5 हो गया, ये आपके नॉस्ट्रिल से आपके बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, लंग्स में पहुंच जाएंगे, पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहेंगे, सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिसिटी, आपके अंदर कैंसर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम कर सकते हैं। और बच्चे जो कि अपने शरीर के बढ़ती स्टेज में होते हैं, उनके अंदर डायबिटीज और न्यूरोलॉजिकल
इम्पेयरमेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकते हैं ये पॉल्यूटेंट के पार्टिकल्स। तो ये पॉल्यूशन कितनी बड़ी परेशानी यहाँ देखा। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2-3 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन गवर्नमेंट पॉलिसी। मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। तो भैया 2041 तक मथुरा वृंदावन जो 8 सिटीज का ओवरऑल यहाँ पे एग्लोमरेशन है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा। बेसिकली ये 8 शहर दोस्तों है कौन कौन से, तो मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाने बलदेव गोकुल नंदगांव गोवर्धन महावन। तो ये कुछ 8 शहर हैं जो कि मथुरा वृंदावन का जो पूरा का पूरा सर्किट है उसको बनाते हैं। अब क्या किया जाएगा ऐसा कि 2041 तक मथुरा वृंदावन कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे ब्रज इलाके में टूरिस्ट व्हीकल को बैन कर दिया जाएगा। चाहे आप टूरिस्ट की गाड़ी को बुक करके आ रहे हो, चाहे आप अपनी खुद की गाड़ी चला के आ रहे हो, आपको शहर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करनी है, क्योंकि ब्रज इलाके में केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलेंगे। जो 252 वाटर बॉडीज और 24 फॉरेस्ट हैं इनको यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा। और इससे यह भी बताया जा रहा है कि अभी ब्रज में एनुअली जो 2 करोड़ 30 लाख लोग जाते हैं 2041 तक 6 करोड़ लोग वहां पे जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जो लोकल टूरिस्ट आप कह लो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो तो यहाँ पे फलेगा फूलेगा ही। तो टूरिस्ट आएंगे लेकिन इको फ्रेंडली तरीके से यहाँ पे घूमेंगे। जो मेन ब्रज का इलाका है वहाँ पे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा, गाड़ियाँ बाहर खड़ी होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये सब ड्राफ्ट मास्टर प्लान में यहाँ पे सेटअप किया गया। इस स्ट्रेटजी को उत्तर प्रदेश की सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। पूरे के पूरे मथुरा वृंदावन रीजन को 4 क्लस्टर्स में बांट दिया जाएगा। हर क्लस्टर में 2 शहर होंगे। छोटे छोटे सर्किट बनाए जाएंगे परिक्रमा पाथ नाम के। इन परिक्रमा पाथ पे आप पैदल घूम सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से घूम सकते हो। तो पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान है ये इंडिया के लिए। ओके भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जाए। फिर प्रसाद बांटने के सेंटर, वाटर कियोस्क, पानी पीने के लिए डाइनिंग हॉल्स, रेस्टिंग प्लेसेस फॉर टूरिस्ट, ये सब ओवरऑल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, ये सब बताया जा रहा है। अच्छा, मथुरा और वृंदावन को जोड़ने वाली जो 12.9 किलोमीटर की रेलवे लाइन है इसको भी रीडेवलप किया जाएगा। प्लस 24 किलोमीटर का जो नेशनल वाटरवे वृंदावन मथुरा गोकुल को जोड़ता है, इनके जो प्लेसेस हैं इन वाटरवेज को एक्सेस करने की, जैसे बांके बिहारी घाट, चीर घाट, केसी घाट, इनको और रीडेवलप किया जाएगा, रिफर्बिश किया जाएगा कि 24 किलोमीटर के रूट को आप 45 मिनट में कवर अप कर सकते हो नेशनल वाटरवेज के रीडेवलपमेंट के बाद। तो ये कह लो कि आप एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है मथुरा वृंदावन को इवॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जीएस पेपर 2 एजुकेशन, इजियर यूजीसी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर सम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। फिर भाई यहाँ पे सरकार कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। 2019 के जो यूजीसी के रेगुलेशंस थे उनकी बजाय अभी रिलीज किए गए ड्राफ्ट यूजीसी इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2022। ये अभी फाइनल नहीं है, ये ड्राफ्ट है। इनको स्टेक होल्डर्स के कमेंट के लिए पब्लिक में रिलीज किया गया है। तो आप और जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वो अपने इनपुट्स यहाँ पे दे सकती हैं। ठीक है भाई, अब वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि देश में रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, देश की स्ट्रेटेजिक नीड्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे देश की स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या होती है, तो भैया रिसर्च हो गया। रिसर्च बहुत प्रकार के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, स्पेस सेक्टर के फील्ड में, माइक्रो प्रोसेसिंग के फील्ड में, सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में। तो इस प्रकार का रिसर्च वर्क, या फिर आप देश के कल्चरल हेरिटेज को ऊपर बढ़ा रहे हो, देश की लैंग्वेजेस में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज में अगर कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं तो उनको यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है एज अ डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशंस। उनको बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बाकी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी करनी पड़ती है डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के लिए, वो फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि भैया बाकी यूनिवर्सिटीज को क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो बाकी यूनिवर्सिटीज को चाहिए एक्रेडिटेशन बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, कम से कम 3.01 सीजीपीए रैंकिंग हो 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स तक, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस रिसर्च फ्रेमवर्क में टॉप 50 या टॉप 100 में रैंकिंग हो, टीचर स्टूडेंट रेशियोज इन यूनिवर्सिटीज का 1:20 हो। तो इस प्रकार की कुछ रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करोगे तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बन पाओगे। लेकिन अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो देश के कल्चर को बढ़ा रहे हो, देश की स्ट्रेटेजिक नीड्स को पूरा कर रहे हो, देश की भाषाओं को बढ़ा रहे हो, तो उस कंटेक्स्ट में आपको सीधे सीधे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है, भले ही आप बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करो। इससे पहले जो ओवरऑल कैटेगरी थी वो थी डी नोवो कैटेगरी,
इस डी नोवो कैटेगरी में क्या बोला गया था कि भाई कोई अगर एक ऐसी बॉडी है जिसके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर रिसर्च बेस है, अब ये बॉडी कोई नया इंस्टीट्यूट खोलती है रिसर्च के लिए, तो उस केस में उसको डी नोवो एक्रेडिटेशन दिया जा सकता था। लेकिन अब वो डी नोवो हटा के कर दिया गया है डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप देश की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हो, ओवरऑल रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हो, या फिर कह लीजिए देश के कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ा रहे हो, भाषाओं के फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा सीधे दिया जा सकता है। तो आपके प्रेजेंस में आने के बाद 20 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। NIRF में आपको रैंकिंग हो टॉप 50 या 100 की, वो जरूरी नहीं है। नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल से रिकमेंडेशन मिला हो, वो जरूरी नहीं है। टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:20 का हो, वो जरूरी नहीं है। ये सब यहाँ पे बोल दिया गया, ठीक है ना भाई। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई। एक और बात यहाँ पे बताई गई है कि एक डीम टू बी ए यूनिवर्सिटी अपना ऑफ कैंपस सेंटर खोल सकती है, नहीं खोल सकती है। इसकी परमिशन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती थी, अब ये परमिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 एंड 3, चाइनाज होम ग्रोन बीडू सैटेलाइट सिस्टम्स आइज ग्लोबल फुटप्रिंट। तो 4 नवंबर 2022 को चाइना ने यह बोला है कि जो अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, इसको टक्कर देगा चाइना का बीडू सिस्टम। समझ गया आप बात को? तो बेसिकली ये जो बीडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, आप कह सकते हो कि ये चाइना को होम ग्रोन सिस्टम है। अब ये दुनिया भर में अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। चाइनीज सरकार ने एक व्हाइट पेपर इशू किया। इस व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि एशियान ले लीजिए, अफ्रीकन यूनियन ले लीजिए, लीग ऑफ अरब स्टेट्स ले लीजिए, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स ले लीजिए, ये सब बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजिंग 2020 से साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रीज को बीदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। बीदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में 30 सैटेलाइट्स हैं। इंटरनेशनल आउटरीच बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ने 2018 से के बाद से शुरू कर दी। 2018 में ओवरऑल सारी की सारी 30 सैटेलाइट्स बेदू की ऑर्बिट में पहुंच चुकी हैं। ओके, और इस समय पे बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टनर्स हैं चाइना के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, श्रीलंका, वो ओवरऑल इस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी खुद की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे बेदू सिस्टम के साथ कनेक्ट करके, हार्मोनाइज करके। सऊदी अरेबिया बेदू का इस्तेमाल कर रहा है सर्वेइंग और मैपिंग में, पीपल की पोजिशनिंग में, व्हीकल्स को डिजर्ट में ढूंढने के लिए। ताजिकिस्तान BDS का इस्तेमाल कर रहा है डैम्स और लेक्स के लिए। लेबनान इस्तेमाल कर रहा है बीरत पोर्ट में मैराइन सर्वे और कंस्ट्रक्शन के लिए। बुर्किना फासो बेदू का इस्तेमाल कर रहा है सर्वे और कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए। इनफैक्ट बेदू हब्स 2 बहुत बड़े बड़े उभर के आए हैं, एक है पाकिस्तान, एक है रशिया। चाइना रशिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चाइना का बेदू नेविगेशन सिस्टम और रशिया का ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो सके, हार्मोनाइज हो सके। पाकिस्तान 2014 में पहली फॉरेन कंट्री बनी जिसने बेदू नेटवर्क को अपनी जमीन में स्थापित किया। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आने वाले समय में बड़े स्केल पे बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट इस सैटेलाइट के फुटप्रिंट को साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ाने के लिए 2013 में थाईलैंड में पहली बार चाइना ने स्थापित किया कॉर्स, कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रिसर्च स्टेशन। चाइना और श्रीलंका ने भी प्लान किया है कि 10 कॉर्स को ये अपनी जमीन में लगाएंगे। और जब कॉर्स थाईलैंड और श्रीलंका में लग जाएगा तो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में 3000 किलोमीटर के इलाके में जो बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की रेंज है वो बहुत प्रॉपरली पहुंचेगी। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट नेविगेशन से ड्रोन को गाइड करना, ऑटोनोमस कार्स को चलाना, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री मदद करना। चाइनीज मोबाइल फोन कंपनीज अब GPS का इस्तेमाल ना करके बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगी। चाइनीज चिप्स होंगी उसमें, सैटेलाइट पावर्ड मैसेजिंग फॉर स्मार्टफोन्स ये भी ओवरऑल इस नेविगेशन सिस्टम से होगा। मतलब बड़े स्केल पे GPS को कंपटीशन देगा चाइना का ये सिस्टम। आगे आ जाते हैं भाई। इन पाकिस्तान अ स्टेट ऑफ द वार विच मच ड्रामा अहेड। तो भैया पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि फिर से प्रधानमंत्री बनने के कगार पे हैं, काफी पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान। इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और ये असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री भी एक जेन्युइन फ्रीडम लॉन्ग मार्च कर रहे थे। हकीकी आज़ादी मतलब इमरान खान का नारा है कि एक ऐसी सरकार बने जो सच में आज़ाद हो, जो कि आर्मी के कंट्रोल में ना हो।
अब इस समय पे देखो, इमरान खान का ये जो असैसिनेशन प्लॉट फेल हुआ है, इसने अपने आप में पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको बहुत पलट के रख दिया। इमरान खान ने ओपनली बोला है कि पाकिस्तान के अंदर तुरंत प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी से हटना, शहबाज शरीफ का, इनके होम मिनिस्टर का कुर्सी से हटना, और एक सीनियर सर्विंग मेजर जनरल आईएसआई के हेड का कुर्सी से हटना जरूरी है। ओके, इनफैक्ट इमरान खान के तो कुछ एलाइज ने ये तक धमकी दे दी है कि जिस प्रकार से इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ है हम भी पलटवार करेंगे। ठीक है ना भाई? तो जो टोन और टेनोर है इमरान खान का, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक इंटरनल सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहा है। इस प्रकार की भी कुछ बातें कही जा रही हैं। अप्रैल 2022 इस साल में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट साइन हो गया। इनकी सरकार यहां पे गिर गई। ओके ठीक है, गिर गई तो गिर गई। अब रिसेंटली इमरान खान ने जिस प्रकार का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ है, उसके बाद ही एक बड़ा ही आप कह लो अनकॉमन सा इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का मिलिट्री डायरेक्टर जनरल, पाकिस्तान की आईएसआई का हेड इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का, पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन का, इन्होंने मिलकर एक लाइव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें इन्होंने ये बोला कि इमरान खान ने जितने भी इल्ज़ाम आर्मी के अगेंस्ट, मिलिट्री के अगेंस्ट लगाए हैं, इमरान खान ने जितने भी इल्ज़ाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा के अगेंस्ट लगाए हैं, ये सब गलत है। मतलब इमरान खान यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा लेके चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था। लोग कहीं ना कहीं इमरान खान की बातों पे भरोसा कर रहे थे, इसलिए ओपनली इन तीन चीफ को एक लाइव कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, जिस कॉन्फ्रेंस में सामने आके बोल रहे हैं बिना इमरान खान का नाम लिए कि भाई ये आदमी हमारे खिलाफ अफवाहें फैला रहा है, ये सच नहीं बोल रहा है। समझ गए? फिर ओवरऑल ब्लेम गेमिंग मिलिट्री की तरफ से शुरू हुई है। अगर आप देखो तो ये जो आईएसआई का डायरेक्टर जनरल है, इसने पता है क्या बोला? इसने बोला कि इमरान खान ये बोलता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा एक गद्दार है। तो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा एक गद्दार है तो इमरान खान रात में जनरल बाजवा से क्यों मिलता है? ओवरऑल यहां पे डीजी आईएसआई ने यह भी बोला कि एक मीटिंग हुई थी जब अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, तो उसके पास होने से पहले एक मीटिंग हुई रात में इमरान खान की और जनरल बाजवा की, और इमरान खान ने जनरल बाजवा को ऑफर किया कि ठीक है भाई, आपका आर्मी टेन्योर बनना रहेगा, मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं साइन होना चाहिए। और ये चीज होते हुए सामने सामने देखी डीजी आईएसआई ने। तो डीजी आईएसआई ओपनली इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और एक्चुअली में इमरान खान की पब्लिक इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान जब जनरल बाजवा को गद्दार बोल रहा है तो खुद क्यों गद्दार से मीटिंग कर रहा था और मांडवली कर रहा था अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। तो जो पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग इस समय पे पाकिस्तान में चल रही है, उसने जो बेसिक डिसेंसी होती है उसको भी यहां पे खो दिया है। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी कितने गर्त में जा रही है ये इस बात से पता चल रहा है। वैसे मैं बता दूं कि एक समय पे इमरान खान खुद ताकत में आए थे मिलिट्री की मदद से। 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय पे मिलिट्री और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज का इमरान खान को पूरा सपोर्ट था। तो जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना था इमरान खान 2018 में, तो उस समय पर अपोजिशन ये ओपनली इल्जाम लगा रहा था कि इमरान खान तो भैया आर्मी के दम पे ही यहाँ पे प्रधानमंत्री बना है। ठीक है, शुरुआत में जो भी कॉलिशन की सरकार बनी सब कुछ ओवरऑल आर्मी के हिसाब से चल रहा था। चीजें पता है कब खराब हुई? चीजें खराब हुई लगभग 2021 के एंड पे। नवंबर 2021 में अगर आप देखो तो इमरान खान और मिलिट्री के बीच में जो भी बॉन हॉमी थी वो खत्म होती नजर आई। कुछ की अपॉइंटमेंट्स को लेके, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेके बन नहीं पाई शायद जनरल कमर बाजवा और इमरान खान की, और उसके चलते दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा अपोजिशन में आ गए। और फिर फाइनली अप्रैल 2022 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया जा रहा था इमरान खान के अगेंस्ट, तो इमरान खान ने एक ऑन स्लॉट छोड़ दिया। देखिए एक बात तो क्लियर है, अब तक पाकिस्तान के अंदर इस लेवल पे आर्मी को अपोज करने वाला प्रधानमंत्री आया ही नहीं है जिसने इस हद तक आर्मी, मिलिट्री और आईएसआई के अगेंस्ट खड़े होके एक बिगुल सा बजा दिया। और कहीं ना कहीं इसीलिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं जहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हाथ में ताकत हो, सब कुछ आर्मी के हाथ में ना हो। अब किस हद तक यहां पे इमरान खान सक्सेसफुल होंगे, किस हद तक जो मिलिट्री है वो अपनी ताकत को यहां पे छोड़ देगी आराम से, एक स्टेट ऑफ वॉर एनवायरनमेंट में सामने आके खड़ा हो गया है। यहां पे कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड सरकार है
अभी तो वो मिलिट्री उसको सपोर्ट कर रही है, बट अगर इमरान खान इलेक्टेड सरकार में आ जाते हैं तो किस हद तक इलेक्टेड सरकार और मिलिट्री की चलेगी, वो अपने आप में एक बड़ी मुश्किल बात होगा उस समय बोलना। तो पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये स्टेट ऑफ वॉर किस हद तक पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, ये तो भाई देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिर नेक्स्ट द रियल इशू एट COP इज एनर्जी इक्विटी। ये बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही, तो भैया आप देखिए डेली के बेसिस पे आप देख रहे हो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 ये जो शर्म अल शेख इजिप्ट में होने वाली है, इस बात को लेके बहुत से आर्टिकल आ रहे हैं। 1992 रियो आर समिट हुई, अब इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में बहुत ज़्यादा आप कह लो अलर्टनेस सी हो गई। रीज़न बीइंग कि सबको पता है कि अब वो हाई टाइम आ चुका है जब हम अपने ग्लोबल एमिशंस को कम करें। लेकिन कौन कम करेगा ग्लोबल एमिशंस को? डेवलप्ड कंट्रीज ने तो ये बोल दिया है कि वो नेट जीरो होंगे 2050 तक, जबकि अगर आपको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज को रोकना है तो डेवलप्ड कंट्रीज को 2030 तक क्लाइमेट न्यूट्रल नेट जीरो होना पड़ेगा। और जो इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं ना रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, और जिस प्रकार से यूरोप कोल पावर प्लांट को प्रोड्यूस करना शुरू कर रहा है, बनाना शुरू कर रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि 2050 तक भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये नेट जीरो होने वाली नहीं है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्मिंग को रोकने के लिए 4/5 ऑफ द ग्लोबल कार्बन बजट, 80% ग्लोबल कार्बन बजट हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जिस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज नेगोशिएशन कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, ऐसा लगता नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज 2050 तक भी पूरी तरीके से नेट जीरो होंगी। जिस प्रकार से पिछले 3-4 डेकेड से डेवलप्ड कंट्रीज ने एमिशन किए हैं, और इंग्लैंड यूएस ने तो पिछले 70, 80, 100 सालों से किए हैं, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में उससे ज़्यादा स्पीड से ये कार्बन एमिशंस करते जाएंगे। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये खुद के कार्बन एमिशंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब कंट्रीज के पास फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर और टेक्नोलॉजी को पहुंचाने से मना करते हैं। अगर आप देखो तो ये एक बड़ा ही आप कह लो कॉन्ट्राडिक्टरी सा बिहेवियर है इन वेस्टर्न कंट्रीज का। ये वेस्टर्न कंट्रीज हाइपोक्रिटिकल हैं, अपने यहाँ पे जिस चीज़ के इस्तेमाल को बढ़ा रहे हैं उस चीज़ के इस्तेमाल को पुअर कंट्रीज में अडॉप्ट करने से रोकने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पुअर कंट्रीज मरे जिए इनको कोई मतलब नहीं है। मरे जिए क्यों? एनर्जी पॉवर्टी बहुत मायने रखती है। जिन कंट्रीज में एनर्जी की कमी है उस कंट्रीज में डेवलपमेंट कम हुआ है। जैसे 2021 में 733 मिलियन 73 करोड़ 30 लाख लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं था। लगभग 260 करोड़ लोग लैक करते हैं पूरी दुनिया में एक्सेस टू क्लीन फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप एवरेज पर कैपिटा एनर्जी यूज देखें दुनिया की 20 सबसे अमीर कंट्रीज का, तो ये 85 गुना है दुनिया की 20 सबसे गरीब कंट्री के एवरेज एनर्जी यूज से। तो इस बात से आपको यह पता चल रहा है बहुत क्लियरली कि ग्लोबल एनर्जी इनइक्वालिटी कितनी बड़ी है, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कितनी हाइपोक्रिटिकल हैं अपने एनर्जी सेविंग की अप्रोच को लेके। क्योंकि ये खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को भाषण देते फिर रहे हैं कि तुम एनर्जी कम इस्तेमाल करो, तुम एनर्जी कम इस्तेमाल करो। इसका एक और स्टैटिस्टिक यहाँ पे दे रखा है। सब सहारन अफ्रीका में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 487 किलोवाट आवर्स का, और वहां पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है प्रति 1000 लाइव बर्थ 73, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है पर 1 लाख लाइव बर्थ 534, और पर कैपिटा जीडीपी है $1645 की। वहीं पे ये फिगर अगर आप OECD की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए देखें तो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 7750 किलोवाट। इनफॉन्ट मोर्टिलिटी रेट है 7 पर 1000, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है 18 प्रति लाख, और पर कैपिटा जीडीपी है $42,000 से भी ज्यादा, $42,098। तो ये एक एनर्जी इक्विटी को दर्शाता है, और ये क्लियर कट बताता है कि इट इज हाई टाइम कि डेवलप्ड कंट्रीज अपनी पावर और एनर्जी यूजेज को रैशनलाइज करें। बट वो रैशनलाइज करने को तैयार ही नहीं है। वो नेगोशिएशंस इस प्रकार से कर रहे हैं कि सारा बिल वो चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज के ऊपर फाड़ रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में अगर आप देखो तो बहुत ही कम चांसेस है कि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज अपने अप्रोच को बदलेंगी। अब कोविड-19 पैंडेमिक के चलते अगर आप देखो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में सीवियर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका को वापस ट्रैक में आने की जरूरत है, और उसके लिए इनको फॉसिल फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि हम लोग मतलब जो ग्लोबल साउथ है वो ओवरऑल फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करें।
और वो अपने यूज को बरकरार रखना चाहते हैं, इनफैक्ट बढ़ा रहे हैं। और रशिया यूक्रेन के बाद तो अब रशिया से गैस नहीं आ रही, हालांकि नेचुरल गैस भी यहाँ पे पॉल्यूशन कॉज करती है। तो गैस, ऑयल और पेट्रोल का यूजेज ये वेस्टर्न कंट्रीज कहीं से भी कम करती नजर नहीं आ रही। 2022 में अगर आप डाटा देखो तो इनइक्वालिटीज की वजह से, और ये इनइक्वालिटी आई क्यों है, एनर्जी और फूड प्राइसेस के बढ़ने की वजह से। तो 2022 में इन बढ़ती इनइक्वालिटीज की वजह से 7 करोड़ लोग और पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। मतलब ऐसे लोग जो प्रतिदिन पर पर्सन $3.2 से कम कमाते हैं, ऐसे 7 करोड़ लोग और बढ़ जाने वाले हैं ओवरऑल दुनिया में इस मंदी के चलते और एनर्जी और फूड क्राइसिस के बढ़ने के चलते। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग आपको बताने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल साउथ में होंगे। अब वो ग्लोबल साउथ क्या है, तो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया की कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज, ये सब हो गया ग्लोबल साउथ। कुछ हद तक लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, समझ गए। फिर अगर आप देखो अभी रिसेंटली एशिया अफ्रीका में 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस पहुंचा है, बट वो अपने एनर्जी बिल्स नहीं पे कर पा रहे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। ग्लोबल साउथ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि उनके सरकारें, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल एनर्जी इक्विटी की तो बात ही नहीं करते। और वहीं पे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लो, ग्लोबल नॉर्थ की बात कर लो, ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो इस प्रकार की कंट्रीज में 81% एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉसिल फ्यूल से पूरी होती है। यूरोप के अंदर अगर आप देखो तो 76% एनर्जी कंजम्पशन कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से होता है। यूएस के अंदर 81% एनर्जी कंजम्पशन इन फॉसिल फ्यूल से होता है। अगर यूरोप का ब्रेकअप देखो तो कोल उनकी 11% एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ऑयल 31% एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, नेचुरल गैस 34% एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तीनों ही फॉसिल फ्यूल हैं, तीनों ही बड़े स्केल पे पॉल्यूशन कॉज करते हैं। समझ गए भाई। तो UNFCCC के एम्बेट के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2027 होने वाला है, सॉरी 27 होने वाला है, 2027 नहीं, तो जो 27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शर्म एल शेख इजिप्ट में होने वाला है, इससे सच में ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई चेंज आएगा इन डेवलप्ड और एडवांस कंट्रीज की तरफ से, ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से, इस बात के चांसेस बहुत कम है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने जुलाई 2022 में कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए अगर आप नेचुरल गैस यूज करते हो तो उसको ग्रीन और सस्टेनेबल का दर्जा दे दिया है। अरे नेचुरल गैस से तो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके इस्तेमाल को कैसे ग्रीन सस्टेनेबल बोल सकते हो? नेचुरल गैस दुनिया में 7.5 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो ड्यूबियस स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, इनको रोकने की जरूरत है, बट ये रुकेंगे इस बात के चांसेस थोड़े कम है। तो हमें करना क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में ग्लोबल साउथ को एक प्रॉपर प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर, ताकि वो अपनी इन इनइक्विटेबल हरकतों को बंद करें। हालांकि ये प्रेशर हम पिछले कई डेकेड से पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट बजिंग। फिर नेक्स्ट न्यूज, रिमोट वोटिंग। भैया देश के 1.35 करोड़ नॉन रेजिडेंट इंडिया दूसरी कंट्रीज में रहते हैं। आप क्या ये वोट डाल सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये वोट नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय पे इस आप कह लो आइडिया को खंगाल रहा है कि क्या ओवरसीज सिटीजन इंडिया के वोट डाल सकते हैं। अभी के लिए तो क्या है कि इन लोगों को फ्लाइट पकड़ के इंडिया आना पड़ेगा और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड है वहां पे जाके वोट डालना पड़ेगा। अब इन 1.35 करोड़ नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस में लगभग 99,844 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स हैं और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 25,606 ने ही वोट डाला। मतलब ये बात क्लियर है कि सिर्फ वोट डालने के लिए कोई फ्लाइट पकड़ के इंडिया के अंदर आने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग जो देश के बाहर रह रहे हैं, तो उनका खाना पीना और इनकम देश के बाहर की दूसरी कंट्री पे डिपेंड करती है, तो इंडिया में सरकार बदलने से उन पे कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा, इसलिए भी वोट नहीं डालते। लेकिन फिर भी पहले कोशिश की गई कि कैसे ना कैसे करके एनआरआई से वोटिंग कराई जाए। 2014 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बेसिस पे एक बिल पास लाया गया 16वीं लोकसभा में, लेकिन ये लैप्स कर गया। पहले तो यह बोला गया कि पोस्टल बैलेट्स के थ्रू ओवरऑल, 2020 में फिर से बोला गया कि एनआरआईज को पोस्टल बैलेट्स के थ्रू आप वोट डालने दो। ओके, अब ये पोस्टल बैलेट्स की सुविधा सर्विस वोटर्स के पास है, वो सर्विस वोटर्स जो सरकारी सर्विस में और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट नहीं है, जैसे आर्म्ड ऑफिशियल्स हो गए। लेकिन ये जो पोस्टल बैलेट्स है ना, ये एनआरआईज के लिए बड़ा ही जबरदस्त आइडिया हो सकते हैं। ये अलग बात है कि जो इंडियन कंज्यूलर ऑफिस होगा, ये जो इंडियन एम्बेसी होगी दूसरे देश में, उसका काम बढ़ जाएगा। तो दूसरे देश में ओवरऑल वोटिंग को कंडक्ट करवाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर कंज्यूलर ऑफिस या एम्बेसी के ऊपर आ जाएगी। क्योंकि समझिए, इंडिया की डायस्पोरा एरिया वाइज दुनिया में फैली, जैसे कि केरला स्टेट की बात करो तो केरला के बड़े तादाद के लोग बाहर के देशों में जाके रह रहे हैं।
तो भले ही कुछ स्टेट्स हो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, अब अरुणाचल प्रदेश से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग बाहर जाके नहीं रह रहे हैं, बट केरला से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जाके लोग बाहर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केरला की इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपैक्ट आएगा अगर बाहर के एनआरआईज वोट डालते हैं। हाँ, हमें एक चीज मैटर करनी पड़ेगी, प्रॉपर नियम कानून निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ एनआरआईज हैं जो कि कई सालों से 5-10 साल से बाहर रह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर भी नहीं करके रखा गया है। तो कितने साल से आप बाहर रह रहे हो इसका प्रॉपर क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि एनआरआईज, कौन से एनआरआईज इंडिया के अंदर वोट डाल सकते हैं। मतलब वो एनआरआईज जो 15 साल से देश के बाहर रह रहे हैं, इंडिया वापस ही नहीं आए, उनको इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या वो वोट डाल सकते हैं? या फिर वो एनआरआईज जो रेगुलरली इंडिया आते रहते हैं वो वोट डाल सकते हैं? उनका रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगा? ये सारे नियम कानूनों को पक्का करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि हाँ भाई वोट डाल सकते हैं एनआरआई या नहीं। और आज का आखिरी आर्टिकल, हेजी सिग्नल। देखिए, जीएसटी रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में सारी जानकारी मैं पहले के एडिटोरियल में आपको दे चुका हूं, पहले कल के करंट अफेयर से मोस्ट प्रॉब्ली। आज यहां पे बस ये बताया गया है कि जीएसटी रेवेन्यूज को सरकार ने कुछ इस प्रकार से निकाला है कि प्रॉपर ब्रेकअप नहीं दिया है। जैसे कि अक्टूबर 2021 में और अक्टूबर 2022 में जो टोटल जीएसटी रेवेन्यू आया, उसमें कितना डोमेस्टिक कलेक्शन की वजह से आया, कितना ओवरऑल इंपोर्ट की वजह से आया, इसका प्रॉपर ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है। शायद सरकार इस प्रॉपर ब्रेकअप को इसलिए अवेलेबल नहीं करवा रही है कि उनकी कोई कमी सामने आ जाए, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पहले बताओ। प्लस कुछ चीजों के प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए गए, जैसे कि अक्टूबर के जीएसटी फ्लोज में 8.3 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट हुए, लेकिन 8.3 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट होने के बाद भी जो रेवेन्यू इंक्रीमेंट था जीएसटी में वो केवल 2.7% था। तो इस एम्बिग्विटी को क्लियर नहीं कर पा रहे कि नंबर ऑफ ई वेल्स प्रपोर्शन में ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो उस प्रपोर्शन में ज्यादा नहीं बढ़ रहा। तो जीएसटी में प्रॉपर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। सरकार महीने दर महीने ये बोलती रहती है कि देखो हमारा जीएसटी कलेक्शन लाखों करोड़ में है, बट इस बारे में बात नहीं करती कि कैसे हम और रिफॉर्म्स लाके और अपने जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा था नहीं इस आर्टिकल में, इसलिए मैं जल्दी इसको खत्म कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इसके सारे स्टैटिस्टिक्स मैं कल कवर कर चुका हूँ, तो कल की वीडियो अगर आपने देख ली है, नोट्स बना लिए, पीडीएफ रेफर कर लिए, तो आज इसको दोबारा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर शेयर